हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका निम्स यानी नीट नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो प्रारंभ सीरीज के अगले लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर पे बेस्ड पीवाईक्यूज। जैसा कि आपको पता है, प्रारंभ सीरीज में हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, इवन 4 लेक्चर्स। पहला लेक्चर था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट पर, दूसरा लेक्चर था मोशन इन 1D, तीसरा मोशन इन 2D और चौथा लेक्चर था लॉज ऑफ मोशन। तो आज हमारा प्रारंभ सीरीज का 5वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे वर्क एनर्जी और पावर। तो इस लेक्चर में हम लोग नीट के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज करेंगे, मतलब 2013 से लेकर के 2023 तक। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। तो अगर हम देखें, नीट 2023 मणिपुर में एक क्वेश्चन था। इसके अलावा नीट 2023 मेन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। नीट 2022 फेज 2 में एक क्वेश्चन, फेज 1 में 2 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 19 में एक क्वेश्चन, 18 में एक, 17 में एक, 16 के फेज 2 में एक और फेज 1 में 3 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा AIPMT 2015 में 4 क्वेश्चन थे, कैंसिल पेपर में 3 क्वेश्चन थे, 2013 में 2 क्वेश्चन और नीट 2013 के मेन एग्जाम में 1 क्वेश्चन आया था। तो आज मैं आपके सामने करीब 23 सवाल लेके आया हूं और इन 23 क्वेश्चंस में से आपको हर क्वेश्चन को सबसे पहले पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है और एट द एंड आपको बताना है कि आपने खुद से कितने क्वेश्चन सही करे। ऐसा समझिए कि आपका 92 मार्क्स का पेपर है, तो आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आउट ऑफ 92 कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आया हुआ हमारा नीट 2023 मणिपुर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, अ पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी 5 i cap minus 3 j cap plus 6 k cap मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, देन इंस्टेंटेनियस पावर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पावर निकालना है। ठीक है, क्या होता है पावर का फार्मूला? पावर का फार्मूला होता है आपका F डॉट V, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। चलिए करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो F कितना दिया गया है आपका 10 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 20 k कैप, है ना? दिया गया है वो आपका 10 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 20 k कैप। डॉट प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो आपका वेलोसिटी क्या दिया गया है? वेलोसिटी है आपकी 5 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। ओके, तो ये दी गई है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? i वाले का i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले का j से और k वाले का k से, है ना? क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाता है? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो 10 into 5 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 10 into -3 मतलब क्या हो जाएगा ये? -30 प्लस 20 into 6 कितना हो जाएगा? 120। आगे देखते हैं, तो 50 में 30 गई तो कितना आ गया आपका 20 और 120 में आपने 20 जोड़ दिया तो आपका 140। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 140 वॉट, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। होपफुली ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका नीट 2023 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 cm इज यू। आफ्टर दैट इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 cm द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है आपका हाफ k x स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग को 2 कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। तो मैं क्या देता हूं, U2 अपॉन ऑफ U1 इज इक्वल्स टू, देखिए 1/2 k तो आपको पता है कांस्टेंट होगा। मतलब आप सबसे पहले तो ऐसा लिख लीजिए कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है कि सेम स्प्रिंग की बात हो रही है दोनों ही केस में, तो आप हाफ और k को तो कांस्टेंट ले सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं, U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? X2 अपॉन X1 का स्क्वायर। ठीक है, U2 की वैल्यू आपकी U2 आपको निकालना ही है। U1 कितना है? आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दी गई थी U। ठीक है, X2 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में? आपको पता है X2 हो गया 8 सेंटीमीटर, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और X1 कितना है? X1 इज इक्वल टू आपका 2 और इसका आपको कर देना है स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, U2 अपॉन U1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इट इज। ठीक है, हो गया आपका 4 का स्क्वायर। तो U2 इज इक्वल टू आ गया है आपका 16 टाइम्स ऑफ U1 और U1 को आप U कह रहे हो तो U2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 16U। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है आपका 16U, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, होपफुली आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका ग्राफ से बेस्ड, जो कि आया है नीट 2022 फेज 2 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग विद अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना?
तो देखिए ऐसा कुछ है, आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ kx। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले एक बार आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, दो ऑप्शंस इधर है और दो ऑप्शंस अगले पेज में है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, मतलब इस F और इस x के बीच में ग्राफ है। ठीक है, आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x होगा। ठीक है, मतलब अगर आप फोर्स को ले जाते हो x डायरेक्शन में तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, फोर्स घटाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? तो देखिए हम लोग एक बार चारों ऑप्शन मैच करेंगे। इसमें देखिए आप फोर्स को करें पॉजिटिव, आपने किया फोर्स को पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट हुआ निगेटिव। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप फोर्स को कहोगे पॉजिटिव तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा निगेटिव। सिमिलरली अगर आप फोर्स को करोगे निगेटिव तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए ऐसा किसमें है, तो अगर आप फोर्स को करते हो पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है निगेटिव, अगर आप फोर्स को करते हो निगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव। तो जहां तक है पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, तो आपको दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई भी डाउट आप अगर इस ऑप्शन में देखोगे तो आपने फोर्स को पॉजिटिव किया तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, फोर्स को नेगेटिव किया तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, तो ये तो नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे के दो ऑप्शन देख लीजिए। ये देखिए ये स्क्वायर वाले ग्राफ है, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता ऐसा कुछ, तब ये एप्लीकेबल होता, लेकिन यहाँ पे ये तो हमें लगाना नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गए, है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया आपका नीट 2022 फेज 1 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg, ये जो लिफ्ट है उसमें मैक्सिमम लोड आपने कितना लिया है 2000 kg, इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, है ना। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, कोई फ्रिक्शन फोर्स है जो अपोज कर रहा है उसके मोशन को, कितना है वो 3000 न्यूटन। देन मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर ऑफ द लिफ्ट इन वॉट इज, तो आपको मिनिमम पावर की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको एक चीज देखनी होगी यहाँ पर कि जब आप मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इस पे नीचे ही वेट लग रहा होगा, W इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा इसका mg। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हाँ ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, जब ऊपर जा रही है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, तो एक दूसरा भी फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो कितना लग रहा है आपका, वो लग रहा है 3000 न्यूटन। ठीक है, इस वेट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वेट कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका 2000 kg और g की वैल्यू लेनी है आपको 10, है ना, g की वैल्यू लेनी है 10, तो वेट इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 20,000 न्यूटन। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा क्या बोल रहा था, मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर इज, अगर वो ऊपर जा रही है तो कुछ ना कुछ आप पावर दिलवा रहे होगे, और पावर किसके थ्रू दिलवा रहे होगे, पावर दिलवा रहे होगे मोटर के थ्रू, है ना। तो एक बार हम काम करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास फोर्स है, वेलोसिटी है, तो आप पावर आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन आपने अभी नेट फोर्स निकाला नहीं, आपको पता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो पूरा फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर, तो आप सबसे पहले अपवर्ड फोर्स निकाल लीजिए, एफ अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स दो चीज के कारण होगा, फोर्स ड्यू टू लोड प्लस फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, फोर्स ड्यू टू लोड कितना निकल के आया 20,000, आपने देख लिया होगा, और फ्रिक्शन फोर्स आया आपका 3000, तो नेट फोर्स कितना निकल के आ गया, नेट फोर्स आपका निकल के आ गया 23,000 इट इज, वो निकल के आ गया 23,000 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स को आपको मिल गया। आगे सॉल्व करते हैं, नेट फोर्स आ गया आपका 23,000 न्यूटन इनटू वेलोसिटी आपकी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी थी, अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये वेट है मतलब लोड के कारण, और ये वाला है आपके फ्रिक्शन के कारण, ये दोनों अलग अलग फोर्स थे। ठीक है, इस पे कंफ्यूज तो आप नहीं हो रहे होगे, है ना। आगे चलते हैं, तो आपको पता है कि 23 इंटू 1.5 कर लेते हैं, 23 इंटू 15, तो 5 3 15 का 5 कैरी आई 1, 5 2 10 और 1 11, और इधर आ गया आपका 23, तो ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 3, 345, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3.45, 3450 एंड 1 मोर 0, 34500 वॉट, या फिर अगर आप इसे किलोवाट में बदलोगे तो ये हो जाएगा आपका 34.5 किलोवाट। देखते हैं किसमें दिया गया है, आपको वॉट में ही निकालना है। ठीक है, पावर इन वॉट बोला गया, ठीक है, आपको वॉट में निकालना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 34500 वॉट
अगर आप इसे किलोवाट में लिखना चाहोगे तो 34.5 किलोवाट अगर दिया होता तो। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 1000 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। तो आपको एनर्जी निकालनी है। ठीक है, निकालें। तो आपको पता है क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। कैसे होता है, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू हो जाता है वर्क अपॉन टाइम, और तो हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं ना कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू हो गया पावर इनटू टाइम। समझ आ गया? तो चलिए निकालते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितना दिया है, 100 किलोवाट, मतलब 100 और किलो है तो आप यहाँ पे कर दो 10 टू द पावर 3। टाइम कितना है, टाइम है 1 आवर, और 1 आवर को आप अगर आप सेकंड में बदलोगे तो कैसे निकालोगे, इसे आप लिखोगे 60 इंटू 60। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू हो गया 6 6 36, 36 के बाद 2 0। ठीक है, तो 100 मतलब ये दोनों बन गए। पहली बात तो 10 टू द पावर 5 इंटू 3600। इसे आप क्या कह सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू 36 के फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो हो जाएगा हमारा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 और 2 7, 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। चलिए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या। बिल्कुल, ये दिया गया आपके ऑप्शन नंबर ए में, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका नीट 2022 फेज 1 का। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप हर क्वेश्चन को पहले पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है आपका नीट 2021 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ से s हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, ये s हाइट है। आगे चलते हैं। एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज। ठीक है, एक चीज देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि किसी हाइट पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई हाइट h है, यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी की। अब एक बात समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट इनिशियली हाइट पर रहा होगा तो उस वक्त पर उसे रिलीज किया गया, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, है ना। लेकिन अब वो थोड़ा नीचे आया तो उस वक्त पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो गई है पोटेंशियल एनर्जी की। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि उसकी टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी, टोटल एनर्जी जो है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल के बराबर होगी। यू इनिशियल कितनी थी, mgh, हाइट s थी तो हम इसे mgs लिख देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट की बात हो रही है, एट पॉइंट, जिस भी पॉइंट की बात हो रही है, उस पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, वेरी सॉरी गलती हुई हमसे, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 गुना है पोटेंशियल एनर्जी के, है। तो आपकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो होती है वो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप ये लिख दोगे ना, E is equals to 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हो गया आपका E/4। क्लियर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका E/4, और आपको E की वैल्यू पता है mgs, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका mgs/4। क्लियर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू निकाल के आ गया आपका mgs/4। और आपको क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 3 इंटू mgs/4। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन में साथ काइनेटिक एनर्जी की ही वैल्यू निकालनी थी, है ना। देखिए क्या लिखा गया है आपको, ठीक है, 2 चीज, हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज। अच्छा, आपको स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालनी है। इसके अलावा एक चीज और बोला गया है, एट सर्टेन हाइट द हाइट फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, एक तो आपको हाइट निकालनी है और दूसरी स्पीड निकालनी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालने को बोला था, यहां पर बोला था आपको स्पीड निकालने के लिए, है ना। एक चीज और देखते हैं, देखिएगा, आपको पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, सबसे पहले तो हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर साइड हाइट निकालते हैं। ठीक है, होपफुली आपको स्क्रीन तो प्रॉपर्ली विजिबल होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू है आपकी mgs/4। तो आपको हाइट निकालनी है और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh होता है,
और mgh इज इक्वल टू mgs/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपका एक mg से mg कट जाएगा, तो हाइट कितनी निकल के आ गई? हाइट निकल के आ गई s/4। पहला क्वेश्चन आपको निकल गया, हाइट इज इक्वल टू s/4। ठीक है, s/4 किसी ऑप्शन में है? 3 ऑप्शन में, 1 2 3। तो हमें देखना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, आपकी मिल चुकी काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये लिख सकते हो ना कि हाफ mv² इज इक्वल टू 3mg इंटू s/4। ठीक है, चलिए काटा कुटी चालू करते हैं। चले काटे, तो देखिएगा इस m से आपका ये m कट जाएगा। ठीक है, ये 2 इस 4 को काटेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2। तो v² इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया? v² इज इक्वल टू निकल के आ गया 3gs/2। तो आपकी वेलोसिटी इज इक्वल टू निकल के आएगी √3gs/2। चलिए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या √3gs/2। पूरे में अंडर रूट लगा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। s/4 तो है, √3gs/2 पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। होपफुली सब कुछ समझ में आया होगा आपको इस क्वेश्चन में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो क्या है आपका नीट 2021 में। क्या कह रहा है? वाटरफॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकंड टू ऑपरेट अ टरबाइन। ठीक है, तो आपका वाटर जो है वो 60 मीटर ऊपर से गिर रहा है। ठीक है, किस रेट पे? 15 किलो पर सेकंड की रेट पे, और वो टरबाइन को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, पानी ऊपर से गिर रहा है और टरबाइन को घुमा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आर 10%, है ना? तो आपको लॉस भी हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स के कारण। कितने परसेंट लॉस हो रहा है आपको? 10% लॉस हो रहा है। 10% ऑफ इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है क्या? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? mgh अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए निकालते हैं आगे। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको पता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 15 kg पर सेकंड दिया है, kg मास और सेकंड टाइम। तो आपको mg अपॉन t की एक वैल्यू दी गई, कितनी है वो? 15 kg पर सेकंड। g की वैल्यू आपको लेनी है 10, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और हाइट कितनी है? हाइट है आपकी 60 मीटर। ठीक है, तो 15 6 होता है 90, और 90 के बाद 2 0 और लगा देने हैं, मतलब 9000 वॉट। ये आ गई आपकी पावर। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक चीज और बोला है, ये p इनपुट है। जब पानी गिरेगा तो इतनी पावर जनरेट करेगा, लेकिन उनमें से कुछ पावर लॉस हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो एक बात बताइए, कितनी पावर लॉस हो रही है? 10% लॉस हो रही है। तो आपको पता है हाउ मच पावर जनरेटेड बाय द टरबाइन। तो अगर 10% लॉस हो गई तो कितने परसेंट जनरेट करेगा? 90%। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पावर जनरेटेड बाय टरबाइन। पावर जनरेटेड बाय टरबाइन इज इक्वल टू 90%, मतलब 90/100 ऑफ इनिशियल पावर, P इनिशियल, मतलब 90/100 ऑफ कितना है? 9000। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसे। तो अब जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो ये 0 से आपका ये 0 कटा, ये 0 से आपका ये 0 कटा, 9 9 81, मतलब 8100। P आउटपुट कितना निकल के आएगा? P आउटपुट इज इक्वल टू आ जाएगा 8100 वॉट, और 8100 वॉट मतलब 8.1 किलोवाट। ठीक है, दिया है कहां पर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। ओके, क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में? ये है आपका क्वेश्चन नीट 2019 का। अ फोर्स ऑफ 20 + 10 बाई एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन बाई डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स है वो, ये फोर्स पार्टिकल के बाई डायरेक्शन पर लग रहा है, where F is in Newton and by is in meter. Then work done by this force to move the particle from by is equals to 0 to by is equals to 1. ठीक है, आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर यहां पर दिया गया है 0 to 1, आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट लिमिटिंग इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक का। तो वर्क डन इज इक्वल टू F कितना दिया गया है? F दिया गया है आपका 20 + 10 बाई 20 + 10 बाई, और बाई डायरेक्शन में लगाया है तो ds को आप d बाई कर दो और यहाँ पर 0 to 1 कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू बाई अपॉन 2 प्लस 10 इंटू बाई स्क्वायर अपॉन ऑफ, नहीं 20 इंटू बाई अपॉन 2 क्यों आएगा? 1 ही रहेगा ना, अपॉन 2 यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इंटीग्रेशन वो लगा दो, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लगेगा आपका? 0 से 1 तक। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 प्लस
10 ये हो जाएगा आपका 5 बाई स्क्वायर मतलब 5 इंटू 1 स्क्वायर। आगे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 20 और आपको पता है 5 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा 25 जूल। जूल में दिया है, बिल्कुल जूल में दिया है, तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर 25 जूल। कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नीट 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट 2018 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h as shown in figure, just complete a vertical circle of diameter AB। ठीक है, तो देखिए पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया गया है, ये सरकते 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 स्लाइड करते हुए आएगा, और जब वो स्लाइड करते हुए आएगा तो वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा, और इस पॉइंट के बाद फिर से ऊपर जाएगा, और ये कह रहा है कि जस्ट कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्किल को। जस्ट कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि वो यहां से जाकर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच पाए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद तो अपने आप नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो वो जस्ट कंप्लीट कर पाए वर्टिकल सर्कल को, वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने पाए, इसके लिए हमें अगर वर्टिकल सर्किल वाली वेलोसिटी याद करने को कहा जाता है। जब आप वर्टिकल सर्किल में कोई पार्टिकल चलता है तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाए, उसके लिए इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए आपकी √5gr। ठीक है, इस पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √3gr। और अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करो तो वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √gr। ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन सा वाला केस है, हमारे पास अभी ये वाला केस है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √5gr। तो पॉइंट ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, √5gr। समझ आ रहा है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, होपफुली नहीं होगा। तो एक चीज बताइएगा, आपकी मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है ना। जब पार्टिकल को आप ड्रॉप करो तो उस वक्त पर यहां पर आते वक्त यहां आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, √5gr। उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको यहां पर लगाना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगाना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे लगाओगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये तो आसान है, सब लगा लेते हो। आगे सॉल्व करें तो देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, mgh, हाइट h है तो ये होगी आपकी mgh। इनिशियली ऑब्जेक्ट को रेस्ट में छोड़ा गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है आपके पॉइंट ए में, है ना, तो अगर पॉइंट ए में आ चुका है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, तो मान लीजिए इसके पास वेलोसिटी v है तो हो जाएगी आपकी हाफ mv²। कोई डाउट, mgh इज इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल हमने ए पॉइंट को माना है, याद रखिएगा हमने फाइनल ए पॉइंट को माना है। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, आपका एक m से तो m कट गया, तो gh इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है, √5 इंटू g इंटू r का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, g इंटू h इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 2 को भी इधर भेज दिए, अच्छा है ना, तो 2gh इज इक्वल टू 5g इंटू r। g और r की कुछ वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में हमें, अच्छा डायमीटर के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो रेडियस को आप r/2 कर दीजिएगा, मतलब जब भी आगे सॉल्व करते हैं देखिएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपका ये g से तो g कट जाएगा, आपको निकालना है हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी 5r/2 और r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2। तो आप कर दोगे 5/2, तो आप एज इट इज लिख दो और यहाँ पे लिख दो d/2, तो आ गया आपका 5d/4। क्या आ गया, 5d/4। देखिए ऐसा किसी ऑप्शन में दिया गया है 5d/4, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 5d/4, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का, जो कि नीट 2018 में आया हुआ है। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, नीट 2017 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी रेन की ड्रॉप है, ये 1 किलोमीटर से गिर रही है, कितनी हाइट से, 1 किलोमीटर से, और मान लीजिए कि ये v वेलोसिटी से, वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई 50 मीटर पर सेकंड से फटाक से जमीन पर गिरती। ठीक है, टेक g कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, सो द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। ठीक है, तो आपको दो फोर्स के द्वारा वर्क डन बताना है,
इसका मास कितना है, इसका मास इज इक्वल टू दिया गया है आपका 1 ग्राम, और 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Wg। और आपको पता है कि वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, जितना वो नीचे आएगी, कितना होता है वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आपके mgh के बराबर। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मास है आपका 10⁻³ kg, g की वैल्यू है 10, और हाइट कितनी है आपकी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो आपको पता है 10⁻³ 10⁻+3 से कट जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आ जाएगा आपका 10 जूल। ठीक है, 10 जूल देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका दिया गया है 10 जूल ऑप्शन नंबर, ओके इन दोनों में। ठीक है, एक चीज और, एक बात बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और साथ ही में आपका जो बॉल है या ड्रॉप है वो भी नीचे आ रहा है। जिधर फोर्स लग रहा है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट है तो आपका वर्क डन होता है पॉजिटिव। तो आपका ऑप्शन आ चुका है, आपका करेक्ट ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, चलिए द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर के कारण भी वर्क डन निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ये कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि यहां पर भी आपका लग जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लग जाएगा, यहां पर हम लोग लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन क्या है, वर्क डन आपको टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ पर। ओके ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ओके ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियली रेन ड्रॉप हैविंग मास 1 ग्राम। ओके ठीक है, इनिशियली वो देखिए ऐसा कुछ है, तो वर्क डन टोटल होगा आपका दो टाइप का वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपकी कितनी है, जितनी वेलोसिटी से वो गिरेगा, कितनी वेलोसिटी से, हाफ mv², और वेलोसिटी है आपकी 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी आपकी 1/2, मास है आपका 10⁻³ और v का स्क्वायर मतलब 50 × 50। और आपको पता है कि रेन ड्रॉप हुई है, जब ड्रॉप हुई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी 0। समझ आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आप 10 जूल निकाल ही चुके हो, प्लस वर्क डन बाय एयर आपको निकालना है, इज इक्वल टू आपको पता है 50 × 50 कितना हो जाएगा 2500, और 2500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1250 है ना। तो 1250 × 10⁻³ 1250 × 10⁻³ जो कि हो जाएगा आपका 1.25 के बराबर। ठीक है, तो वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू 1.25, और ये प्लस 10 उधर जाके -10 बन जाएगा। तो वर्क डन बाय एयर कितना निकल के आया, वर्क डन बाय एयर निकल के आया -8.75 जूल। वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू -8.75 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि आपका आंसर आ जाएगा 8.75 जूल। ठीक है, वैसे आपने पहले ही निकाल लिया था, तो एग्जाम में आपको दोबारा सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने एक ऑप्शन निकाल लिया है तो याद रखिएगा, वहां पर एक सेकंड मायने रखता है। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन आया आपका नीट 2016 फेज 2 में। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस व्हेन अ फोर्स दिस इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैव बीन डन बाय द फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे ये क्वेश्चन आप होमवर्क में भी कर सकते हो, पर ठीक है कर लेते हैं अभी। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, फोर्स है आपका 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट देखिएगा होता कुछ ऐसा है कि i कैप को आप ठीक है, एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलग से निकाल के दिखा देता हूं मैं आपको। इधर कर लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r2 माइनस r1। r2 कितना है, r2 है आपका 4j कैप प्लस 3k कैप, 4j कैप प्लस 3k कैप, माइनस आपका क्या है -2i कैप प्लस 5j कैप, माइनस ऑफ 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, थोड़ी सी कर ही लेते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस 2i कैप j प्लस 4k कैप k में, ओके ठीक है, i कैप प्लस j कैप। ओके ठीक है, एक चीज और है देखिएगा, 4 - 5 हो रहा है तो यहाँ पे -1 आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आ जाएगा आपका -1k कैप, -1j कैप, सॉरी -1j कैप, और k कैप कितना है प्लस 3k कैप। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो हम r की वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, क्या हो जाएगा आपका देखिएगा 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, i वाले का a से i से मल्टीप्लाई करिए, j वाले का j से,
4 2 जा कितना हो गया 8, और 3 इंटू -1 कितना हो गया -3, तो 8 - 3 कितना होता है 5, और वर्क डन निकालना है तो वर्क डन आता है आपका जूल में। तो देखिए 5 जूल ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, 5 जूल ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका नीट 2016 फेज 1 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल बिकम इक्वल टू 4 into 10 to the power of -4 जूल। ठीक है, 8 into 10 to the power -4 जूल। देखिएगा थोड़ी सी रीडिंग में कंफ्यूजन हुई थी। 8 into 10 to the power -5 जूल आपका क्या दिया गया है? काइनेटिक एनर्जी दिया गया है। बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन, बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 8 into 10 to the power -4 जूल आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन बिगिनिंग ऑफ मोशन के सेकंड रिवोल्यूशन के बाद। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल का मास कितना दिया गया है एक बार लिख के लेते हैं, वो है 10 ग्राम। 10 ग्राम को केजी में बदलोगे तो हो जाएगा आपका 10 to the power of -2 kg। ठीक है, आगे चलते हैं। मूविंग अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस कितना दिया गया 6.4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपका जो ए टेंजेंशियल है उसकी वैल्यू दी गई है कांस्टेंट। ए टेंजेंशियल क्या बोला गया है? कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी दी गई है 8 into 10 to the power -4 जूल। काइनेटिक एनर्जी दी गई है आपकी 8 into 10 to the power of -4 जूल। ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन। अच्छा, अगर वो 2 रिवोल्यूशन कर चुका है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 2 into 2 पाई आर, मतलब 2 into 4, 4 into 22/7 into रेडियस की वैल्यू आपकी 64 सेंटीमीटर, मतलब आप ऐसा कर सकते हो ना, into 6.4 है ना, 6.4 सेंटीमीटर, मतलब 6.4/100 ये ट्रेवल किया उसने डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर हुआ आपका? तो अगर उसने डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया गया है तो अब आप एक काम करिएगा, डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल लिया, अब आपको एक चीज पता है कि एनर्जी जितनी दी गई है वो एनर्जी कहां से आई होगी। देखिएगा, आपकी एनर्जी का अब वो मूव कर रहा है तो एनर्जी किस चीज की होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाता है आपका 12mv²। आगे सॉल्व करते हैं। एनर्जी की वैल्यू आपको पहले क्वेश्चन में दी गई है 8 into 10 to the power -4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। मास कितना दिया गया है? मास दिया गया है आपका 10 to the power -2, 10 to the power -2 इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में वैसे बोला क्या गया था? आपसे एक्सेलरेशन निकालना था। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किस वक्त की है? ये फाइनल वेलोसिटी। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ने इनिशिएट किया होगा तब वो रेस्ट में रहा होगा, तो आपको ये फाइनल वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है, एक चीज दिखेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 16, 10 to the power -2 इधर आया तो +2 बना, और ये 10 to the power -4 को बना देगा 10 to the power -2 इज इक्वल टू बन जाएगा v²। अगर v² की वैल्यू आई 16 into 10 to the power -2 तो v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? देखिए ये बन जाएगा 0.16, और 0.16 का अगर आप रूट लगाओगे तो निकल के आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितने निकल के आ गई? 0.4 मीटर पर सेकंड। इतने कोई डाउट? पार्टिकल ने रिवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, एक बार घूमा, 2 बार घूमा, उस वक्त पर उसकी वेलोसिटी कितना निकल के आ गई? 0.4 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यही क्यों लगाया आपको समझ में आ जाएगा। आपको निकालना था क्या? एक्सेलरेशन। आपके पास है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पहले ही निकाला है ना 4πr से। ठीक है, तो आगे सॉल्व करें। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो ये तो कट जाएगी। ये कितने निकल के आई? 0.4, मतलब 0.4 into 0.4 इज इक्वल टू 2 into एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, एक बार देख लेते हैं। वो निकाली 4 into 22/7, ये 7 है ना, 22/7 into 6.4/100, तो ये हो जाएगा 4 into 22/7 into 6.4/100। ठीक है, आगे सॉल्व करें। आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एक चीज और देख लीजिए ना, चलिए तो कुछ चीज काटते हुए चलते हैं। ये 4 0.4 से कटा तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या 10। ठीक है, ये 0.4 है, अगर आप चाहो तो इसे काटोगे तो ये आ गया आपका 5। इधर साइड सिर्फ 1 बचा है, तो 1। एक काम करते हैं ना, उधर वाले टर्म को इधर ला लीजिए, तो क्या ही जाता है 7 into 100, 7 into 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 into, ठीक है 50 into 22 into 6.4
ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपके एक्सेलरेशन के इक्वल। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि ये कट जाएगा आपके 2 बार में, कट जाएगा, और 7 2 14 हो गया, और ये 64 है, 6.4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो 7 2 ये हो गया 14, और ये होगा 22 इंटू 64 करते हैं, देखिएगा तो 64 इंटू 22 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 8, 6 2 12, और फिर से आ जाएगा 1 2 8, तो ये आ गया आपका 8, ये आ गया 0, कैरी आई 1 तो 4, 1408। ठीक है, तो 1408 को अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो? देखिए 22 6 कितना होगा? 140 के आसपास, और ये आपका ए निकल के आएगा। तो एक्सेलरेशन फाइनली क्या निकल के आ रहा है? आपको दिख रहा होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निकल के आ रहा है 1/10, जो कि 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास आ रहा होगा, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। बिल्कुल दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, नीट 2016 फेज 1 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपका नीट 2016 फेज 1 में। क्या कह रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 1 kg begin to move under the action of time dependent force 2t I cap plus 3t square j cap, where I and j are unit vector along x and y axis. What is the power developed by the force? आपको पावर निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिएगा क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है फोर्स इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ये आपका फोर्स की वैल्यू दी गई है इस क्वेश्चन में। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर, तो आपको निकालना है क्या कहते हैं? पावर निकालनी है। आपको एक चीज पता है कि पावर इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप कहीं से वेलोसिटी पा जाओ ना तो बहुत आसानी से पावर भी निकाल लोगे। अब वेलोसिटी हमें कैसे मिली ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो आपको एक चीज पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू डीवी बाई डी टी। पता होगा आपको कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है m इंटू डीवी बाई डी टी। ये कब होता है? कांस्टेंट मास के अंदर। तो आपको पता है कांस्टेंट मास आपका है, ये मास 1 kg पहले ही दिया गया है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये जितनी भी वैल्यू है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ठीक है, तो एक चीज बताइए, मास की वैल्यू तो आपकी है 1 kg, तो एक को तो आप इग्नोर ही कर दो। तो dv इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? dv इज इक्वल टू निकल के आ गया 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये 3t स्क्वायर j कैप, और यहाँ पे आ गया क्या? dt। अगर आपको यहाँ पे v की वैल्यू चाहिए तो आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो 2t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस आप ठीक है आई कैप लगे रहने देते हैं, 2t स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस ये क्या बन जाएगा? 3t क्यूब बाय 3j कैप। तो क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ गया t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब j कैप, t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब j कैप, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। किसकी वैल्यू निकल के आ गई? वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो आपको निकालना क्या था? पावर। मैंने कहा था वेलोसिटी निकालना है हमें, तो वेलोसिटी निकल जाएगी तो पावर निकल ही जाएगी। पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है? फोर्स की वैल्यू आपकी दी गई है 2t I कैप 3t स्क्वायर j कैप। फोर्स की वैल्यू दी गई है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ठीक है, डॉट वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी गई है? वेलोसिटी की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, और हम लोगों ने निकाली टी स्क्वायर आई कैप टी क्यूब जे कैप, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? देखिए 2t इंटू टी स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, और ये बन गया t क्यूब, तो क्या बन जाएगा आपका? 3t की पावर 5, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5। देखिए ऐसा किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या? 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा आपको। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीट 2016 फेज 1 में। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट इंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कंप्लीट द लूप। ठीक है, बॉडी मस्ट इंटर इन अ वर्टिकल लूप। मस्ट इंटर का मतलब यह है कि अगर इससे इंटर किया, किसी भी पॉइंट से इंटर करेगा तो ही क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, वर्टिकल सर्कल है ये,
अब ऐसे मान लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा वेलोसिटी, अगर आपको इस सर्कल को कंप्लीट करना है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पे चाहिए होती है? इस पॉइंट पर। मैंने आपको इन 3 पॉइंट की वेलोसिटी ऑलरेडी बता दी है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी निकल के आती है? इस पॉइंट की निकल के आती है √3gr। टॉप पॉइंट की कितनी निकल के आती है? टॉप पॉइंट की निकल के आती है वेलोसिटी इज इक्वल टू √gr, और लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो निकल के आती है, वेलोसिटी और लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5gr। ठीक है, तो ये 3 वेलोसिटी है। तो किस वेलोसिटी से अगर वो एंटर करेगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, मतलब किसी भी पॉइंट से एंटर करे सर्कल कंप्लीट हो ही जाएगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी है √5gr। ठीक है, मतलब वो दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो ये 3 वैल्यूज रट के रखिए, क्योंकि वहां पर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो इतनी चीज निकालने, मतलब इतना निकालने का तो वहां पे टाइम नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हम आ चुके हैं आपके AIPMT 2015 के क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। टू पार्टिकल A and B मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 at initial moment their position vector are r1 and r2 respectively. The condition for particle A and B for their collision is। ठीक है, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। मान लीजिए कि यहां पे ये ऑरिजिन है, यहां पे आपका पार्टिकल A है, यहां पर आपका पार्टिकल B है। ठीक है, पार्टिकल A और B की बात किया जा रहा है, ये पार्टिकल A है और पार्टिकल B है। बोला गया है कि ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी एट इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर आर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है r1 यहां से, और इसका पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है, द कंडीशन फॉर पार्टिकल A एंड B फॉर देयर कोलिजन इज। अगर ये कोलिजन करेंगे, मान लीजिए कि आप सारे डायरेक्शन में देख लो, इसे कुछ ऐसा फेंका गया है वेलोसिटी v1 से, इसे कुछ ऐसा फेंका गया है वेलोसिटी v1 से, v2 से। तो अगर ये दोनों कोलॉइड करें तो फॉर कोलिजन आप ये फार्मूला याद रख लीजिए, ये फार्मूला याद रख लीजिए तो ही बेहतर रहेगा। फॉर कोलिजन क्या होता है फार्मूला? तो आपको मैं फार्मूला बता दूं, हो जाता है r2 माइनस r1 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इज इक्वल्स टू वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 अपॉन ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2। ठीक है, समझ आया? वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, मतलब मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अपॉन मॉड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा किस क्वेश्चन में दिया गया देखिएगा, ऐसा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर, देखिए एक चीज और है यहां पर अगर हम लोग देखें तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है, इसे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको दो कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि वो दोनों जब कोलाइड तभी करेंगे जब आपके दोनों कंपोनेंट की वेलोसिटी साथ में मैच करें, है ना। तो वो सब सॉल्व करके कंपोनेंट निकाल के फिर आप आंसर निकालोगे, वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है, अलग से सॉल्व करने के लिए बीच से आ नहीं सकता, इसलिए जब भी ऐसा केस आए तो आप ये याद रख लो, इसी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके ऑप्शन दे देगा। तो आप अगर इस जगह पर आप ये वाला फॉर्मूला याद रखते हो तो आप इस टाइप के सारे सवाल कर ले जाओगे, अटकोगे नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था आपका AIPMT 2015 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका फिर से आया क्वेश्चन AIPMT 2015 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? A ball is thrown vertically downward from the height 20 मीटर with initial velocity v0। ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्या देता हूं कि ये हाइट है आपकी 20 मीटर और 20 मीटर से बॉल को फेंका जा रहा है, मतलब इस बार इनिशियल वेलोसिटी u0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी है v0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0। इट कोलाइड विद द ग्राउंड एंड लूज 50% ऑफ इट्स एनर्जी, मतलब इस ग्राउंड से जब वो कोलाइड करेगी तो 50% एनर्जी लूज कर जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी इन कोलिजन एंड रिबाउंड टू सेम हाइट, तो एनर्जी लूज करेगी, लूज 50% ऑफ एनर्जी एंड रिबाउंड टू सेम हाइट, और रिबाउंड करके फिर इस हाइट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है आपकी कि वो जो इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी वो कितनी थी। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इसे कह देते हैं कि ये पॉइंट है आपका 1 और ये पॉइंट कह देते हैं आपका 2। ठीक है, तो एक चीज बताइए, हम सबसे पहले दोनों पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई तो आप बड़ी आसानी से क्या निकाल लोगे? आप निकाल लोगे यहाँ पे वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, मैं निकाल लेता हूँ पहले दोनों की काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv² होता है,
तो वेलोसिटी तो दोनों जगह की कांस्टेंट ही होती है, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, आपका हाफ और m ये दोनों कांस्टेंट होगा। चेंज क्या हो रहा होगा, आपका चेंज हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग लिखा देते हैं यहाँ पे, क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं वेलोसिटी फाइनल अपॉन वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और देखना है हमें क्वेश्चन में कि वो 50% अपनी एनर्जी लूज कर जाता है, मतलब यहां पर इसकी जितनी एनर्जी थी उसका 50% एनर्जी यहां पर बचेगी। तो आप ये कह सकते हो ना कि यहां पर कितनी एनर्जी थी, अगर मैं कह दूं कि K2 पर एनर्जी होगी 1 तो K1 पर एनर्जी होगी 2, मतलब यहां पर एनर्जी इसकी डबल है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V फाइनल अपॉन V इनिशियल का स्क्वायर। तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल कितना आ जाएगा, V फाइनल अपॉन V इनिशियल इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/2 का रूट 1/√2। इतना क्लियर हुआ, आप दोनों पॉइंट की वेलोसिटी निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप दोनों पॉइंट की वेलोसिटी निकाल पाओगे तो एक चीज और याद रखिएगा कि आपकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर कितनी होगी, वेलोसिटी फाइनल अपॉन वेलोसिटी इनिशियल, जो कि आप लोगों ने निकाला है 1/√2। देखिएगा इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी है आपकी v0, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, वो है v0 प्लस √2gh। क्लियर हुआ, √2gh। आगे सॉल्व करें, ठीक है, 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर तो हो जाएगा आपका v0 प्लस √2gh इज इक्वल टू यहां पर हो जाती है आपकी सिर्फ और सिर्फ v0 वेलोसिटी। ठीक है, आपके पास g और h की वैल्यू ऑलरेडी है, आपके पास g और h की वैल्यू अगर ऑलरेडी है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले काम करते हैं, देखिए दोनों साइड पे कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा, v फाइनल v इनिशियल आपके पास मिल गया है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2। एक बार देखते हैं, देखिएगा हम लोग को निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v0 की वैल्यू निकालनी है। आगे सॉल्व करना चालू करते हैं, देखिएगा हमें v0 की ही वैल्यू चाहिए, तो कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। एक काम करिए, दोनों साइड सबसे पहले स्क्वायर मारते हैं तो वो बेटर रहेगा ना, या फिर √2gh की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 1/√2 इज इक्वल टू v0 प्लस √2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी थी, 50 थी क्या, हाइट 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर अपॉन v0 क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू v0 प्लस 22 40 40 400 400 मतलब ये 20 आ जाएगा अपॉन v0। एक काम करते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा v0 इज इक्वल टू v0 प्लस 20, v0 इज इक्वल टू √2v0 प्लस 20। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये बन जाएगा आपका v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v0 प्लस 400 हो जाएगा 2v0 स्क्वायर। ठीक है, एक काम करिए, इस 400 को इधर भेज दीजिए, तो 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। तो v0 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, v0 की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ आया आपको v0 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, v0 की वैल्यू कितनी निकल के आई, v0 की वैल्यू निकल के आई 20 मीटर पर सेकंड। देखिए कहां पर दिया गया है, 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। थोड़ी सी क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, पर अगर आप इसे एक बार प्रॉपर्ली थोड़ा टाइम लेके सोचोगे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और थोड़ा सा टाइम लेके एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, a heart of a man pump 5 liter of blood through arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If density of mercury be 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube, then G is equals to आपको और G की वैल्यू दी गई है, तो आपको पावर निकालना है। आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपके पास है mm हाइट है, डेंसिटी है, G है। ठीक है, और पावर आपको निकालनी, ठीक है, ρgh है हमारे पास, है ना, ऊपर साइड पे वॉल्यूम भी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। ठीक है, और आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, आपको निकालने के लिए बोला गया है यहाँ पर पावर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक करके लिख लेते हैं हमें दिया क्या गया है। वॉल्यूम आपको दिया गया है 5 लीटर, अगर आप लीटर को मीटर क्यूब में बदलो तो कितना हो जाता है, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब। ठीक है, एक चीज और आपसे बोला गया है कि प्रेशर इज इक्वल टू, अगर 150 mm ऑफ मरकरी दिया गया है Hg, तो 150 mm क्या है, आपकी हाइट है, तो हाइट 150 mm है,
इसे अगर आप मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, इतनी हाइट हो गई। और इसके अलावा क्या दिया गया है आपका, डेंसिटी दिया गया है मरकरी का, रो कितना दिया गया है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और इसके अलावा जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 10 मीटर पर सेकंड होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचपन से होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू गिवन है और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, पावर किस चीज में निकालना है, हमें वॉट में निकालना है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, आप यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रेशर की वैल्यू, पावर इन वॉट हमें निकालना है, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रेशर निकाल लेते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज पता होगी कि पावर इज इक्वल टू हो जाएगा P प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन T। निकाल के देखेंगे हम कैसे। देखिए होता क्या है इस क्वेश्चन में, आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, और पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी है, प्रेशर इनटू, ये वॉल्यूम है, वेरी सॉरी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन T। तो ये निकल के आ जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, पावर की वैल्यू, ये पावर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार काम करते हैं, प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर निकल के आ जाएगा आपका रो जी एच से, रो कितनी है 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू है 10 और हाइट की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। प्रेशर आपका 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू है 10 और हाइट है आपकी 0.15 मीटर, कितनी दी गई है 0.15 मीटर, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 13.6 मतलब 136, 13.6 इंटू 10 किया आपने तो 136 आ गया, 136 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ कितना बन जाएगा, फिर से ये बन जाएगा 150। तो आपका प्रेशर इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू निकल गया 136 इंटू 15, 136 इंटू 15, 6 5 जा 30 का 0 कैरी आई 3, 5 2 जा 15 और 3 18 का 8 कैरी आई 1, 5 1 जा 5 और 1 6, और ये आ गया आपका 136, तो ये आ गया आपका 0, ये 4 कैरी आई 1, 0 कैरी आई 1, 2024 कितना निकल के आ गया प्रेशर, ये निकल के आ गया आपका 2040, सॉरी 2040, 2040, ठीक है, ये प्रेशर निकल के आ गया आपका। तो आपको निकालना है क्या, पावर इज इक्वल टू, मैंने बोला प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो कि एनर्जी था अपॉन ऑफ टाइम, ठीक है। आपको पता है ना कि P डेल्टा V हो जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है P डेल्टा V, है ना। और वर्क डन देखिए, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है P डेल्टा V अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा P डेल्टा V अपॉन टाइम। प्रेशर आप लोगों ने निकाला 2040 इंटू वॉल्यूम कितना लिया था आप लोगों ने 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ और अपॉन टाइम देख लीजिए, टाइम कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। हार्ट मैन पंप 1 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज पर मिनट, तो आपको यहाँ पे सेकंड लेना है, तो सेकंड लेने के लिए क्या करोगे आप 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये दोनों आपका कट गया, देखते हैं ये भी कट जाना चाहिए, कितनी बार में कटेगा। आपको पता है कि 36 जब 180 हो जाता है तो 33 कितने टाइम्स पे चला गया 33, यहाँ तक है 33 टाइम्स पे जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 33 इंटू 5 इंटू 10⁻³ 33 5 जा तो 35 जा 150, 3 5 जा 165, 165 इंटू 10⁻³ इतने के करीब आना चाहिए, ये 165 इंटू 10⁻³, ठीक है। हमसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या, अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, कहीं पर कुछ तो मिस्टेक हुई, ओके ठीक 34 बार में जा रहा है ना, 33 बार में नहीं, वेरी सॉरी, ये 34 होना चाहिए था यहाँ पे, ओके ठीक है। देखिएगा एक गलती हुई थी हमसे, यहाँ पे 34 था, अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें 34 में जा रहा है, 6 को अगर आप 24 काटोगे तो 34 आ जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 34 इंटू 10⁻³ 34 इंटू 5 इंटू 10⁻³ 34 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जो कि इक्वल हो जाएगा आपके 170 इंटू 10⁻³ 170 इंटू 10⁻³, 170 इंटू 10⁻³ ऐसा ही होना चाहिए 1.70, ठीक है। 10 टू की पावर में भी एक प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई क्या, तो 6 इससे कटेगा तो 34 5 हमारे पास हो जाता है 170, 10 टू की पावर तो ठीक ही लग रही है जहाँ तक है, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। ये हो रहा था आपका 150 और वो हो रहा था 136 इंटू 150 में एक और जीरो यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। एक गड़बड़ी ये भी हुई है, करेक्ट करिएगा, एक और जीरो लगा तो एक और जीरो लगा
तो यहाँ पे भी एक काम करिए, एक और जीरो लगाइए, तो यहाँ पे भी एक और जीरो लगाइए, तो आ गया आपका आंसर 1.7। ठीक है, समझ आ गया? तो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इस क्वेश्चन में भी, पर हो गया, आप तो क्लियर ही हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका AIPFT 2015 में। क्या कह रहा है? ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस a block of mass m is moving with velocity v collide elastically with another block of same mass which is initially at rest. ठीक है, after collision the first block move with at an angle theta with initial direction with speed v by 3, then second block speed after the collision is, second block की स्पीड निकालना है। ठीक है, कोलिजन का सवाल है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, हम इसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं AIPFT 2015 में क्या कह रहा है। A block of mass 10 kg moving in x direction with constant speed of 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आपके पास 10 किलो का ब्लॉक है, वो x एक्सिस में चल रहा है with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं क्या बोला है। is subjected by a retarding force of 0.1 x जूल पर मीटर। फोर्स इज इक्वल टू है आपका 0.1 x जूल पर मीटर, ये आपकी इसकी वैल्यू दी गई है फोर्स की। ठीक है, it's travel from x is equals to 20 meter to x is equals to 30 meter, then its kinetic energy will be। आपको यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया है? आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार। ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, ओके। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड। आपके पास मास दिया है, वेलोसिटी दी है, फोर्स दिया गया और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। आपको किस चीज को समझ में आई ये वैल्यू देने का क्या मतलब था? यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लग सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं, देखिएगा क्या बोला गया है कि आप एक बार इनिशियल, अगर ब्लॉक उस स्पीड से मूव कर रहा है तो आप पहले सबसे पहले निकालिए क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कितने निकल के आएगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी आपकी हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2। मास कितना दिया गया है? मास है आपका 10 kg और वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, वेलोसिटी भी है आपकी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 × 10, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपकी निकल के आ गई 500। ठीक है, आपसे क्या बोला है? इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है। एक काम करते हैं ना, चलिए वर्क डन भी निकाल लेते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आपका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है आपके पास। ओके, लेकिन आपको फोर्स ऐसे नहीं निकलेगा। एक काम करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू आपको पता है F.ds होता है, dW इज इक्वल टू F.ds। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ F.ds और लिमिटिंग इंटीग्रेशन लगेगा फ्रॉम 20 to 30। ठीक है, तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन निकालते हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई थी? 0.1x इंटू dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 20 to 30, लिमिटिंग इंटीग्रेशन ऑफ 20 to 30, 0.1x इंटू dx। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.1 इंटू यहाँ x देता है ना, तो ये हो जाएगा आपका x²/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 20 to 30। आगे सॉल्व करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 0.1/2 को आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, वेरी सॉरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 0.1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 900 माइनस 400 हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 0.1/2 इंटू 500। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो ये हो जाएगा 50/2, साफ साफ आपको दिख ही रहा होगा 50/2। तो वर्क डन इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 25 जूल। वर्क डन इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 25 जूल। अब आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? तो वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल वर्क डन पार्टिकल विद वेलोसिटी दिस सब्जेक्टेड बाय अ रिटार्डिंग फोर्स। एक चीज देखिएगा, यहाँ पर फोर्स रिटार्डिंग था, तो यहाँ पे हर जगह आपको माइनस माइनस जरूर लगाना है। मुझसे एक गलती हुई थी, यहाँ पे भी आपको हर जगह माइनस लगाना है। तो आपका जो वर्क डन निकल के आएगा, वो वर्क डन निकल के आएगा 25 नहीं -25 जूल। हर जगह माइनस 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 लगाना है, तो -25 जूल आ जाएगा। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? -25 प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो कि 500 आई थी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 475 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना निकल के आया? ये निकल के आया आपका 475 जूल। ठीक है, किस ईयर का सवाल था ये था आपका AIPMT 2015 के कैंसिल पेपर का सवाल। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में।
ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, AIPMT 2015 के कैंसिल पेपर का सवाल है। क्या रहा है, a particle of mass m is driven by a machine that deliver a constant power k watt. If the particle start from rest, the force on the particle at time t is, है ना, आपको निकालना है force of the particle at time t। अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास इज ड्राइवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर अ कांस्टेंट पावर ऑफ k watt। आपकी पावर दी गई है कितनी, k watt है। तो अगर आपकी पावर दी गई है k watt और आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, dw अपॉन dt। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p डॉट dt, p डॉट dt। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन वाला काम नहीं है, मैंने लगा दिया था। ठीक है, वैसे रहेगा, पर अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले वर्क पे फोकस करना है। ठीक है, और आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू अगर आप निकालने जाओगे तो वर्क डन, ओके ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर कर सकते हो, है ना। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू टी कर सकते हो। यहाँ पे काम करिए, डिफरेंशिएशन वाला काम ही मत रखिए ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा। क्या करोगे आप, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इज इक्वल टू हो गया आपका पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2pt अपॉन m। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ गई अंडर रूट ऑफ 2pt अपॉन m। वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, अंडर रूट 2pt अपॉन m। इतना क्लियर हुआ। तो अगर आपको मिल चुकी है यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू और आपसे क्या बोला है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फोर्स एंड टाइम, ओके ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट टाइम t, आपको यहाँ पर निकालना है फोर्स की वैल्यू और आपको मिल चुकी है यहाँ पे वेलोसिटी, है ना। तो एक काम करिए, अगर आपको वेलोसिटी मिल रही है तो आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू है आपके पास अंडर रूट 2pt अपॉन m। ठीक है, तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाता है आपका dv अपॉन dt। ठीक है, तो dv अपॉन dt, एक काम करिए 2p अपॉन m को आप बाहर ले लीजिए, अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन m को बाहर ले लीजिए। तो क्या हो गया आपका अंडर रूट t। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट t अपॉन dt। तो क्या बन जाएगा, आपको पता है कि अंडर रूट 2 क्या आप ये भी लिख सकते हो t की पावर 1/2। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, अंडर रूट 2p अपॉन m तो बाहर ही रहेगा, t की पावर 1/2 माइनस 1। अगर आप मैं थोड़ी सी इसे बढ़ा के लिखता हूँ, t की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन ऑफ, अच्छा 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 अपॉन, ओके ठीक है, अपॉन 1 ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो भी अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, जो आपकी पावर है वो सबसे पहले तो सामने आती है। तो यहाँ पे 1/2 तो आएगी आपका। इसके अलावा t की पावर कुछ इस तरह से आ गई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, देखिएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2p अपॉन m है ही हमारे पास, इनटू t की पावर माइनस 1/2, मतलब ये 1/2t बन गया, 1/2t। आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो अगर आप इसे आगे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ इसी फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके इसी फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिएगा आपको निकालना है ये इस फॉर्म में। ठीक है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, देखिएगा हम लोग इसे भी रूट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो अंडर रूट 2p अपॉन m तो था ही, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, ओके t की एक और चीज थी यार, t की पावर यहाँ पे 1/2 है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपकी 1/2 रूट t था। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका रूट के अंदर लाओगे तो t तो रूट के अंदर था ही, लेकिन 2 रूट के अंदर नहीं था, ये 2 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आगे चलते हैं, देखिएगा तो ये क्या बन गया आपका, देखिएगा ये 2 इस 2 स्क्वायर से कटेगा तो आपका 2 बचेगा। तो आपका जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, p अपॉन 2mt, p अपॉन 2mt, p अपॉन 2mt। तो अंडर रूट p अपॉन 2mt, अंडर रूट p अपॉन 2mt, अंडर रूट p अपॉन 2mt। एक मिनट, p हमारा रह गया यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या, ओके सॉरी। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ 2p अपॉन mt वेलोसिटी,
वेलोसिटी क्या थी, √2pt/m। कांस्टेंट पावर k है, देखिए पावर की वैल्यू आपको k रखनी थी, ये हमसे हम लोग लगातार करते गए, कोई बात नहीं, p की जगह k रख दीजिए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √k/2mt, √k/2mt। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, k/√k/2mt, √k/2mt। आगे आप सॉल्व करोगे तो ये अंदर m स्क्वायर बन जाएगा, तो √k/m²/2mt। आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा एक m से आपका एक m यहाँ पर कट जाएगा, एक m से एक m यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका mk/2t, mk/2 और t जो है t की पावर -1/2 लिखिए, -1/2 मतलब t अपॉन में रूट नहीं है, ठीक है, mk/2 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था, टाइम कंज्यूमिंग था, पर आपको देखिए ऐसा कुछ है कि थोड़ी थोड़ी कुछ झेलने वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन AITMT 2015 के कैंसिल पेपर में आया हुआ है। टू सिमिलर स्प्रिंग P and Q having spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq, they are stressed first by same amount, मतलब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम है केस ए में, देन बाय सेम फोर्स, दोबारा क्या है, फोर्स सेम है। द वर्क डन बाय स्प्रिंग्स Wp and Wq आर रिलेटेड एज, तो Wp और Wq की वैल्यू बतानी है आपकी केस 1 में जब सेम अमाउंट है और केस 2 में जब सेम फोर्स है ना। Wp और Wq कौन बड़ा है कौन छोटा, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको एक चीज तो पता होगी ना कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाता है आप ओके, वर्क डन आपको निकालना है, ओके। और अच्छा, अगर आप स्प्रिंग की बात करो तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो कि हो जाएगा आपका हाफ kx² हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ kx²। तो वर्क डन इज, और दूसरा आपको पता है एक चीज कि फोर्स का एक और फार्मूला होता है क्या, वर्क F इज इक्वल टू हो जाता है आपका -kx। तो ये दो फार्मूले का यूज होगा। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में दोनों चीजें साथ में पूछ ली गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको दो कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है। पहला देखते हैं हम लोग कंसेप्ट, जब सेम फोर्स है, सॉरी सेम अमाउंट हो तो वर्क डन क्या होगा, देखिएगा Wp हो जाएगा आपका हाफ kx², हाफ k इंटू x, हाँ x², यहाँ पे kp हो जाएगा, और Wq कितना हो जाएगा, Wq इज इक्वल टू 1/2 इंटू kq इंटू x²। अब आपको एक चीज पता होगी, अगर हम लोग दोनों को डिवाइड कर दें, देखिएगा इस पूरे टर्म्स को अलग अलग कर दें, ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में, हाफ कॉमन है, डिस्प्लेसमेंट सेम अमाउंट किया गया है, मतलब आपका x भी सेम है। तो अगर आपका सेम है तो ये x² ये x² से कट जाएगा, तो Wp/Wq क्या हो जाएगा आपका, Wp/Wq हो जाएगा Kp/Kq। और आपको क्वेश्चन में पता है कि आपका जो Kp है वो Kq से बड़ा है, अगर Kp Kq से बड़ा है तो Wp Wq से बड़ा है, Wp इज ग्रेटर देन Wq। पहले केस में क्या निकल के आ गया, Wp इज ग्रेटर देन Wq, Wp इज ग्रेटर देन Wq इस ऑप्शन में दिया गया है, और सिर्फ इस ऑप्शन में दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन आपको मैं दूसरा कंसेप्ट जरूर बताऊंगा जब दोनों को सेम फोर्स के द्वारा खींचा गया है, ठीक है। तो देखिए जब आपका सेम फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम फोर्स के लिए आप क्या करोगे, देखिएगा सेम फोर्स लिख देते हैं पहले। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सबसे पहले देखिएगा वर्क डन इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2 इंटू k इंटू x², ठीक है। अब यहाँ पे x की बात नहीं, फोर्स की बात की गई है, तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू k इंटू x होता है, तो x इज इक्वल टू आप ये लिख सकते हो ना F/k। तो हम लोग इस x के नीचे भी F/k लिख दूंगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 इंटू k इंटू F/k का स्क्वायर। अगर और एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, k/2 इंटू F²/k²। क्या बन गया, देखिएगा एक के से आपका एक के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एक के से एक के कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा F²/2k, F²/2k, F²/2k। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, वर्क डन की।
ठीक है, तो अब चालू करते हैं, देखिएगा WP/WQ इज इक्वल टू, आपको पता है कि फोर्स तो सेम है तो ये हो जाएगा, और 2 भी सेम है, F और 2 ये दोनों तो कांस्टेंट है, यहाँ पे F कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा देखिएगा, वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। इस केस में क्या होता है, वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, समझ आया? तो WP/WQ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका KQ/KP। और आपको एक चीज पता है यार इस बार क्या, कि KP बड़ा है KQ से, तो इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, मतलब कि WP जो हो जाएगा इस बार WQ से छोटा हो जाएगा, WP इज लेस देन WQ। वैसे आंसर तो आपका पिछली बार में ही आ गया था, क्या था, WQ इज ग्रेटर देन WP। समझ आ रहा है? तो फुली ये क्वेश्चन भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा। दो अलग अलग कंसेप्ट है, अगर सबसे पहले सेम अमाउंट पे स्ट्रेच किया जाए, और दूसरा है कि अगर आप उन्हें सेम फोर्स से स्ट्रेच करो। ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से भी याद रखना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नीट 2013 के कर्नाटका वाले पार्ट में, कर्नाटका में जो हुआ था। बोला गया है अ पार्टिकल विद टोटल एनर्जी E इज मूविंग विद पोटेंशियल एनर्जी Ux, देन मोशन ऑफ पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन व्हेन। ठीक है, आपको बोला गया है कि इसकी टोटल एनर्जी है E, और साथ में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है Ux, और वो क्या है, मोशन है, मूव कर रहा है, मूविंग। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, अगर वो मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, तो मूविंग पार्टिकल में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो 0 से तो बड़ी होगी। ठीक है, अब आपको पता है क्या, कि आपकी टोटल एनर्जी E होती है, वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। अब एक बात बताइएगा, अगर तो आपकी ये एनर्जी 0 से तो बड़ी है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वाली जो वैल्यू है, ये इस वाली वैल्यू से तो छोटी हो गई ना, इस एनर्जी में आपने काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दिया है, तो अगर माइनस कर दिया तो आपकी U E से छोटी हो जाएगी, तो आप ये लिख दोगे कि U इज लेस देन। एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी इक्वल भी हो सकती है 0 के, पार्टिकल मूव कर रहा हो फिर भी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी या तो E से 0 छोटी होगी या तो इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी या तो छोटी होगी या तो इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी छोटी होगी या तो इक्वल होगी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इज आइदर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ रीजन। ठीक है, आगे चलते हैं, होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, नीट 2013 कर्नाटका का क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं, वन पुली टेक 1 मिनट टू रेज अ सूटकेस टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, बट सेकंड पुली टेक 30 सेकंड टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट, देन पावर ऑफ 2 पुलीज आर इन रेशियो। आपको पावर निकालना है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो चीज की बात की गई है, एक तो हाइट की बात की गई है और दूसरी किसकी बात की गई है, टाइम की। तो हाइट और टाइम, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा आपका mgh अपॉन टाइम। एक चीज देखिएगा, क्या क्या है यहाँ पे पहले से कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, mg तो पहले से कांस्टेंट है, तो आप यहाँ कह सकते हो ना कि पावर 1 अपॉन पावर 2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2 इंटू t2 अपॉन t1। ठीक है, एक बात देखिएगा क्या लिखा गया है, कुली 1 मिनट टू रेज द सूटकेस टू 2 मीटर, तो हाइट है आपकी 2 मीटर और टाइम है आपका 1 मिनट, टाइम है आपका 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। आगे चलते हैं, एंड सेकंड कुली 30 सेकंड टू सेम सूटकेस टू सेम हाइट। ठीक है, आपकी हाइट भी सेम है, देखिए हाइट तो 2 मीटर ही है, लेकिन इस बार टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड, तो आपकी P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो निकल के आनी चाहिए 1/2। P1 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 1/2। ठीक है, तो ऐसा किसी ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने आखिरी सवाल की ओर, जो क्या है आपके नीट 2013 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ मास 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। ओके, hence the particle is displaced from position this to this, then work done by the forces, work done is equal to force into displacement। तो निकाल ही लोगे यार, चलो निकाल लेते हैं, क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है आपका F डॉट R। ठीक है, चलिए देखते हैं, सबसे पहले R की वैल्यू तो निकाल लो, तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये तो कर लेते हो भाई। R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है आपका क्या 4i कैप 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, डिस्प्लेस फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो R2 है आपका 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप।
माइनस देखिएगा आपके r1 की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3 कैप, 2i कैप प्लस k कैप। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपको कराने लायक है ही नहीं, आपसे खुद ही आ गया होगा। 4 में 2 चले गए तो आ गया आपका 2i कैप, 3 में आपका कुछ नहीं गया तो बन गया आपका ये 3j कैप, और एक k है, एक k और एक और माइनस k तो माइनस 2k कैप हो गया। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज रखें तो आपका वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, f की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस j कैप, नॉट 4j कैप, वेरी सॉरी, डॉट क्या हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, आगे देखते हैं तो 3 2 हो गया आपका 6 प्लस 3 1 हो गया आपका 3 और ठीक है k के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए है ही नहीं, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया आपका 9 जूल। देखिए ऐसा दिया गया क्या, बिल्कुल दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, हम पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको एक चीज और बता दी जाए कि आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, nims20244 इज अकाउंट। साथ ही में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहो, मुझसे कुछ सवाल हो, तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है प्रांकुश त्रिपाठी 1001। इसके अलावा YouTube पर भी आप निम्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये YouTube चैनल निम्स बाय डॉक्टर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, एक चीज और, मैंने आपको इनिशियली ही कहा था कि आपको सारे क्वेश्चन सबसे पहले पॉज करने हैं, सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखा है। तो होपफुली आपने सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखा होगा कि आपसे खुद से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हों, अपना स्कोर कार्ड जरूर आपको डालना है इन अ कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपने लास्ट तक लेक्चर देखा तो थैंक यू सो मच, आप जरूर आपने इस लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो इसी तरह के और कंसेप्ट लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच।